सुजीत सिंह। और आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर से है और इसमें हमने अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं और हमने उसमें स्टेप बाय स्टेप मैनर में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत ही सिस्टमेटिक वे से हमने अंडरस्टैंड किया है। ठीक है बच्चे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में साथ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको सभी वीडियो लेक्चर्स के रिगार्डिंग आपको अपडेट मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा बेसिकली मेंडल के लॉ। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में स्टडी किया था। तो वहां पर ये आप बोल सकते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हमने यहां पर किया क्या था बच्चे कि बेसिकली हमने दो ट्रेड को कंसीडर किया था। तो हमने इस केस में क्या किया था, कंसीडर किया था टू ट्रेड। और वो ट्रेड कैसे थे बच्चे, तो सीड का शेप था, पहला ट्रेड क्या था, सीड का शेप, और दूसरा ट्रेड था सीड का कलर। ठीक है, और फाइनली हमने इसे क्रॉस करके डाई हाइब्रिड क्या परफॉर्म किया था, परफॉर्म अ डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था। और परफॉर्म करने के पास हमारे सामने एक फिनोटिपिक रेशियो जनरेट हुआ था और इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, 9:3:1। ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। ठीक है, अब अगर हम बात करें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बेसिकली हमने इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में हमने अंडरस्टैंड किया कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में इस रेशियो का क्या यूज है। तो बेसिकली हमने ये देखा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने ये देखा बच्चे कि बेसिकली हमने दो ट्रेड को लेकर के बात किया था यहां पर, और वो दो ट्रेड में जब हमने बात किया तो बेसिकली हमारे पास एक फिनोटिपिक रेशियो आया और उस फिनोटिपिक रेशियो को हमने अंडरस्टैंड किया 9:3:1। ठीक है, तो हमने ये देखा बच्चे कि जो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में दो ट्रेड लेकर के हमने जो सेल्फिंग किया यहां पर, ठीक है, तो यहां पर 9 ऐसे प्लांट्स थे जिनका शेप कैसा था, राउंड था, जिनके सीड का शेप कैसा था, राउंड था, और सीड के कलर कैसा था, तो येलो था। साथ में एक ऐसा प्लांट आपको मिला जिसका शेप कैसा था, रिंगल था, और इनका कलर कैसा था बच्चे, तो ग्रीन कलर। बाकी ये जो बीच के 3:3 रेशियो है, इसमें आपको कुछ ऐसे रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी मिले जिसका शेप अपने पेरेंटल जीनोटाइप से मैच नहीं कर रहा था। मतलब आप कह सकते हैं कि जो पेरेंट का जीनोटाइप था, मतलब पेरेंट का जीनोटाइप होने के बाद जो उनका फिजिकल अपीयरेंस आया उससे ये मैच नहीं कर रहे थे। तो बीच की जो 6 प्रोजनी थी, इनमें से 3 प्रोजनी ऐसी थी जिनका सीड का शेप कैसा था बच्चे, राउंड था, बट इनके सीड का कलर कैसा था, तो ग्रीन कलर, और बाकी 3 का जो शेप था वो रिंकल था, लेकिन इनका कलर कैसा था बच्चे, तो इनका कलर कैसा था, येलो। तो ये पेरेंटल टाइप की हैं, पेरेंटल टाइप ऑफ प्रोजेनी
साथ में ये भी कैसी हैं, पेरेंटल टाइप ऑफ प्रोजेनी, बट ये जो टाइप है प्रोजेनी का, ये कुछ नई प्रोजेनी आपको मिली और इन्हीं प्रोजेनी को आप क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ प्रोजेनी। ठीक है, और इस चीज को हमने अंडरस्टैंड किया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम आगे के टॉपिक्स में जब हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है वो कैसे इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे से, वो इंडिपेंडेंट वे में असॉर्ट होते हैं। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर है बच्चे आपको कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो ये रेशियो है 9:3:3:1, उसे हम किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, चलो आगे के टॉपिक में हम देखेंगे बच्चे कि बेसिकली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो बेसिकली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और फर्स्ट टाइम बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट टाइम बेसिकली मेंडल साहब ने जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे वो बहुत बाद में रिकॉग्नाइज किए गए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, कम्युनिकेशंस बहुत इजी नहीं था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बच्चे कि मेंडल साहब ने अपने वर्क को पब्लिश किया था, पब्लिश्ड इन 1865, और उनका काम क्या था बेसिकली, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर को इन्होंने 1865 में पब्लिश किया था, बट कुछ रीजंस की वजह से इसे बहुत रिकॉग्नाइजेशंस नहीं मिले थे। ठीक है, फिर फाइनली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो फाइनली थॉमस हॉन्ट मॉर्गन के थ्रू डिस्क्राइब किया गया। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो डिस्क्राइब किया गया किसके थ्रू, बाय थॉमस हॉन्ट मॉर्गन ने, और इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ऑन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला एक तरह का क्या है बच्चे, तो फ्रूट फ्लाई है, एक तरह का कह सकते हैं इंसेक्ट है। ठीक है, अब होता क्या है कि ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो है, अगर इसका पूरा नाम देखें तो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ठीक है, ये एक तरह का क्या है बच्चे, फ्रूट फ्लाई है। तो इनमें बेसिकली मेल जो फ्रूट फ्लाई है और जो फीमेल फ्रूट फ्लाई है, इनमें दोनों में डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस क्या होता है आप इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जो फीमेल पार्ट है फीमेल ड्रोसोफिला जो है, उनका बॉडी का कलर जनरली क्या होता है बच्चे, येलो बॉडी का कलर होता है। साथ में इनके आई का जो कलर होता है वो वाइट आई कलर होता है, वाइट आई होती है। लेकिन अगर आप मेल की बॉडी को देखें तो मेल के बॉडी का जो कलर है बच्चे वो ब्राउन बॉडी कलर है, और साथ में अगर इनके आई का कलर देखें तो आई का कलर कैसा है, रेड कलर है। तो थॉमस हॉन्ट मॉर्गन साहब ने बेसिकली ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर मींस फ्रूट फ्लाई को लेकर के इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। ठीक है, इससे पहले सेटन एंड बोवरी ने भी अपने कुछ प्रिंसिपल दिए थे पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को रिलेट करके, बट थॉमस हॉन्ट मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर को यूज़ करके चीज़ों को और अच्छे से डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में थॉमस हॉन्ट मॉर्गन साहब ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, उन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट भी सेम मेंडल की तरह ही आया था 9:3:1, और मेंडल साहब ने इसे
1865 में पब्लिश किया था, बट बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन उनके इस काम को नहीं मिला था। बहुत सारी इशूज़ थे, उसमें एक बहुत मेजर इशू है कम्युनिकेशन उस टाइम पर बहुत आसान नहीं था। कम्युनिकेशन वॉज नॉट वेरी ईजी दैट टाइम, ओके। और साथ में जो मेंडल साहब ने जीन्स को यूज़ किया था, तो उस टाइम पर जीन बहुत बेटर वे में डिस्क्राइब नहीं था, ठीक है। तो चलिए हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि बेसिकली अगर आप इन टॉपिक्स को समझना चाहते हैं तो दो टर्मिनोलॉजी आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। दो टर्मिनोलॉजी आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, जिसमें से दो टर्मिनोलॉजी क्या है, एक तो है बच्चे सेल साइकिल, ठीक है। एक क्या है बच्चे, सेल साइकिल, ठीक है। और दूसरा क्या है, सेल डिवीजन, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि अगर मैं इसको समझाऊं आपके सामने, तो बेसिकली है क्या कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन को हम और ज़्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेल साइकिल जनरली जो है बच्चे, उसको हमने रिलेट किया दो पार्ट्स में, और बेसिकली अगर हम सेल साइकिल को देखें तो सेल साइकिल का जो टाइप है, टाइप ऑफ सेल साइकिल, तो यहाँ पर दो मेजर टाइप के सेल साइकिल हैं। एक फेज़ को तो हम बोलते हैं सेल साइकिल जो है, एक तो है इंटरफेज और दूसरा है एम फेज। इंटरफेज जो है बच्चे वो तीन फेजेस में डिवाइडेड है, तीन फेजेस में डिवाइडेड है, जिसको हम बोलते हैं G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इसके अलावा भी एक फेज होती है जिसको हम बोलते हैं G0 फेज, जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज, ठीक है। तो G1 फेज को हम बोलते हैं गैप 1 फेज, G2 फेज को हम बोल देते हैं गैप 2 फेज, और S फेज को हम बोल देते हैं DNA सिंथेसिस फेज। इसी इंटरफेज के S फेज में ही DNA का क्या होता है, सिंथेसिस होता है, या आप बोल सकते हो कि DNA का क्या होता है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस चलता है, ठीक है। DNA का रेप्लिका कॉपी जनरेट होती है। अगर हम इसी चीज को M फेज में देखें तो M फेज को ही हम बोलते हैं माइटोटिक फेज। M फेज को हम क्या बोल देते हैं, माइटोटिक फेज। और माइटोटिक फेज फर्दर डिवाइड होती है कुछ फेजेस में, जिसको हम बोलते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। तो माइटोटिक फेज को फर्दर सब डिवाइजन किया गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये मैंने आपको सिस्टमैटिक वे से बताया है कि ये पूरा क्या है बच्चे, सेल साइकिल है। अगर हम सेल डिवीज़न की बात करें तो बेसिकली जो सेल डिवीज़न है वो दो तरह के सेल डिवीज़न का प्रोसेस जो है वो मीडिएट होता है। एक को हम बोल देते हैं माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीज़न, और दूसरे को बोलते हैं बच्चे मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीज़न, ठीक है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो माइटोसिस टाइप की जो सेल डिवीज़न है वो बेसिकली एक तरह की इक्वेशनल डिवीज़न है, ठीक है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ इक्वेशनल डिवीज़न। कैसा डिवीज़न है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इक्वेशनल डिवीज़न। मीन्स किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट में क्या कर देता है, डिवीजन कर देता है। कौन, माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। अगर हम मियोसिस टाइप की सेल डिवीजन की बात करें तो ये एक तरह के रिडक्शन टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। कैसे टाइप का डिवीजन है, रिडक्शन, रिडक्शनल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। तो हमने यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज को अंडरस्टैंड किया कि जो सेल डिवीजन के टाइप है माइटोसिस और मियोसिस,
तो माइटोसिस जो है वो एक तरह का कैसा है, डिवीज़न, इक्वेशनल टाइप ऑफ सेल डिवीज़न है। और अगर हम बात करते हैं मियोसिस कैसा है डिवीज़न, तो रिडक्शनल टाइप ऑफ सेल डिवीज़न है। ये बात क्लियर है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और चीज़ों को देखें एक बार, तो बेसिकली है क्या कि अगर हम सेल साइकिल को डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करें, तो बेसिकली सपोज ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से हमने कुछ इस सर्कल के पार्टीशन किए, जिसमें से हमने पहले पार्टीशन को मेंशन किया G1 फेज, ठीक है। दूसरे पार्टीशन को हमने मेंशन किया S फेज, तीसरे को हमने डिवीजन दिया और इसको नाम दिया G2 फेज, मींस गैप 2 फेज। और ये जो फेज है जिसको हमने बोला M फेज, ठीक है। यहां तक सभी को चीजें क्लियर है। अब देखो होगा क्या कि M फेज में भी हमने कुछ स्मॉल स्मॉल डिविजन्स के बारे में पढ़ा, जिसको हमने बोला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। साथ में इस G1 फेज से पहले एक छोटा सा फेज था जिसको हमने बोला G0 फेज, इसी को हम बोल देते हैं रेस्टिंग फेज ऑफ सेल साइकिल। मींस जो सेल्स सेल साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं वो इसी स्टेज में रेस्टिंग फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। और हमने G1 फेज को क्या बोला बच्चे, गैप 1, और G2 को हमने क्या बोला, गैप 2, और S स्टैंड फॉर डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस का फेज है। अब देखो है क्या बच्चे कि यहां से यहां तक का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है बच्चे, ये जो पार्ट है, इसी पार्ट को हम बोलते हैं M फेज। बाकी इसके अलावा जो ये पार्ट है, ये इंटायर ये जो पार्ट है ना बच्चे, इसी पार्ट को हम बोल देते हैं इंटरफेज। इस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, इंटरफेज, इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के इंटायरली 2 पार्ट्स हैं बच्चे, और हमने पढ़ा कि जो सेल साइकिल है वो इंटरफेज और M फेज में कंप्लीट होती है। बात क्लियर है यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि बेसिकली अगर हम इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, तो यहाँ पर हमने 2 तरह के डिविजन्स को पढ़े, माइटोसिस और मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। माइटोसिस जो है वो एक तरह का इक्वेशनल डिवीजन है और मियोसिस जो है एक तरह का रिडक्शनल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी को देखें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, बट ब्रॉडली हम इन सारी सेल्स को 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। एक को बोलेंगे सोमैटिक सेल और दूसरे को बोलेंगे जर्म सेल। अब बात आती है कि जो सोमैटिक सेल्स हैं वो बॉडी की नॉर्मल फंक्शंस को रेगुलेट करती हैं। नॉर्मल फंक्शंस को मींस ये नॉर्मल फंक्शन को रेगुलेट करती हैं, और जर्म सेल्स बेसिकली मेनली प्रोड्यूस अ गैमीट्स, ठीक है। तो जो सोमैटिक सेल्स में डिवीजन होता है बच्चे, सोमैटिक सेल्स में जो डिवीजन होता है वो हमेशा, ये जो डिवीजन होता है, डिवीजन बाय माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये किसके थ्रू सेल को डिवाइड करते हैं, माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन को। और जर्म सेल्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये जो डिवीजन परफॉर्म करते हैं, डिवीजन बाय मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन,
ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो बॉडी के अंदर सोमैटिक सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर किस तरह का डिवीज़न चलता है, तो माइटोसिस टाइप का डिवीज़न चलता है, और बॉडी के अंदर जो जर्म सेल्स हैं उनके अंदर किस तरह का डिवीज़न चलता है, तो मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीज़न का प्रोसेस होता है। ये बात सभी को क्लियर है बच्चे। और जर्म सेल्स जो हैं वो बेसिकली क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म जो है वो क्या है, एक तरह का मेल गैमेट है, एंड अगर आप बात करो ओवा या ओवम की, तो वो एक तरह का क्या है, फीमेल गैमेट है, ठीक है, जो ओवरी से रिलीज होता है। इस चीज़ को हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन से में और अच्छे से डिटेल वे में पढ़ेंगे। अभी अगर हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के बारे में देख रहे हैं तो जस्ट आप इतना मानो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जनरली दो तरह की सेल्स हैं ब्रॉड कैटेगरीज पर, ठीक है, उनके नेचर्स के बेसिस पर अगर हम पढ़ें तो सोमैटिक सेल और जर्म सेल। सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस टाइप की सेल डिवीजन चलती है और जर्म सेल्स में क्या चलती है बच्चे, मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है। ठीक है बच्चे, तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मैं औरों की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपके इस चीज़ की वजह से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहूँगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बहुत ईजीएस्ट मैनर में आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करूँगा। और बिलीव कीजिए इन वीडियोस को आप देखने के बाद एक बार अगर आप बुक्स की रीडिंग करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट और क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। ठीक है बच्चे, साथ में साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। चलो टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। तो अगर हम टॉपिक पर आने के बाद तो हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया कि जो थॉमस हॉर्न मॉर्गन है उन्होंने क्या किया कि ड्रोसोफिला को यूज़ किया, क्योंकि ड्रोसोफिला का मेल ड्रोसोफिला और फीमेल ड्रोसोफिला के बॉडी के साइज़, बॉडी का कलर और आई के कलर में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं कि बेसिकली जो ड्रोसोफिला है वो दिखने में कैसा है, ठीक है, तो बेसिकली ड्रोसोफिला जो है वो ये क्या है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ठीक है, ये आपको देख करके समझ में आ रहा है कि जो ए पार्ट है वो क्या है बच्चे, ए वाला क्या है, ये आपका मेल पार्ट है और ये क्या है, फीमेल पार्ट है। ठीक है, फ्रूट फ्लाई जिसको हम कॉमन टर्म में क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई। तो मेल पार्ट जो है उसके बॉडी का कलर अगर आप देखोगे तो बेसिकली इसके बॉडी का कलर क्या होता है बच्चे, ब्राउन है, और इसके आई का कलर कैसा है, आई का कलर कैसा है, रेड आई प्रेजेंट है। ठीक है, और साथ में अगर आप फीमेल बॉडी को देखो तो इनके बॉडी का कलर कैसा है बच्चे, येलो, और साथ में इनके आई का कलर कैसा है, तो वाइट। तो थॉमस हॉर्न मॉर्गन ने बेसिकली, थॉमस हॉर्न मॉर्गन ने बेसिकली किस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो फ्लाई के ऊपर। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं फ्रूट फ्लाई या बोल देते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ठीक है, चलो इसको एक छोटा सा समझने के लिए हम अभी तक जो भी चीज़ें अंडरस्टैंड किए कि जो सेल का डिवीज़न हो रहा है वो सेल का डिवीज़न का प्रोसेस किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो चलो इसके बाद हम थोड़ा सा एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक को और स्टडी करते हैं और वहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली मियोसिस क्या होती है और मियोसिस जर्म सेल्स में डिवीजन्स कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो देखो बेसिकली है क्या कि अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल वे में मैनर देखो तो बेसिकली अगर आप देखो तो मियोसिस जो है वो कहाँ चलती है बच्चे, जर्म सेल्स में चलती है, और मियोसिस में हमेशा 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। ठीक है, अब ये 4 डॉटर सेल्स बनेंगी कैसे, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। सपोज आपके सामने एक सेल है, ठीक है, अब एक सेल डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद ये 2 सेल्स में कन्वर्ट होंगे और फाइनली ये फिर इसमें प्रोसेस चलेगा और यहाँ से आपके कितने सेल्स बन जाएंगे बच्चे, तो 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। अब इसी को हम बोल देते हैं M1 मियोसिस फर्स्ट फेज और मियोसिस सेकेंड। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम थोड़ा डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये पेरेंटल सेल हो गई और ये डॉटर सेल्स हो गए। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन है इसमें हमेशा 4 डॉटर सेल्स जनरेट होती हैं। कितनी, 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं, और यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि हमने देखा कि G1 फेज और G2 फेज, इसके बीच में क्या था,
एस फेज था, इसके बीच में क्या था, एस फेज। हमने सेल साइकिल के बारे में स्टडी किया कि G1 और G2 के बीच में क्या आ रहा है बच्चे, एस फेज आ रहा है। ये बात तो समझ में आ रही सभी को। अब देखो है क्या कि जो ये एस फेज है इसमें डीएनए का कंटेंट क्या हो गया बच्चे, जस्ट डबल हो गया। अगर इस चीज़ को थोड़ा सा आप और अच्छे से समझना चाहते हो तो देखो, एक यहाँ पर सेल है और इस सेल के अंदर अगर आप इस सेल को रिप्रेजेंट करो नंबर ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए कंटेंट के बेसिस पे, तो यहाँ पर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब कोई बच्चे बोलेंगे कि यहाँ तो सर 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम बात करें किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के में, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में होता क्या है बच्चे कि हर एक क्रोमोसोम्स पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सपोज अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन एक ऐसा है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पर 23 क्या होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन अगर आप टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करो तो ये 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 46। लेकिन अगर आप पेयर की बात करो तो यहाँ पे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्रोमोसोम जो है पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। एक पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है। तो अगर यहाँ पर आप क्रोमोसोम के नंबर की बात करो तो क्रोमोसोम का नंबर क्या है, 2n 2c। बात समझ में आई। n जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, c रिप्रेजेंट करता है डीएनए का कंटेंट, मींस उस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का कंटेंट कितना प्रेजेंट है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा इसे और क्लियर वे में बताएंगे कि कैसे डीएनए का कंटेंट जस्ट डबल हो जाता है। ठीक है, अब देखो होगा क्या कि बेसिकली अब जीवन से एस फेज में जाएगा। एस फेज में जाने के बाद आपने ये देखा, क्योंकि एस फेज में क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, तो क्रोमोसोम का नंबर तो नहीं चेंज होगा, लेकिन डीएनए का कंटेंट क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, तो 2n 4c सेम एज इट इज। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी क्या है, 2n 4c। लेकिन अगर आप यहाँ देखो, क्योंकि अब क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट के बाद क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं। क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं बच्चे, सेग्रीगेट हो रहे हैं। तो जब सेग्रीगेट होंगे तो इस सेल के अंदर 2n 2c हो जाएगा, यहाँ पे 2n 2c और यहाँ पर 2n 2c। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि पहली बार में आपको नहीं समझ में आएगा बच्चों। 1-2 बार आप देखोगे ना कंटेंट को ध्यान से तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, जो हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन के प्रोसेस को बताया। ठीक है, अभी देखो ये जो सेल हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बात किया है कि जब भी मियोसिस का प्रोसेस चलता है बच्चे, तो पैरेंटल सेल्स एक सेल से 4 सेल्स बन जाते हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ एक सेल था और डॉटर सेल्स, जर्म सेल जो बने, मीन जो गैमेट्स बना यहाँ पर, वो कितने बने। अब सभी में अगर आप कंटेंट देखो तो एक सिंगल क्रोमोसोम, डीएनए का कंटेंट NC 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 NC। बात क्लियर हो रही है बच्चे। अब देखो इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में समझा दें तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, आप देखना। सपोज आपके पास क्या है, एक क्रोमोसोम। चलो इस क्रोमोसोम्स को इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा और ईजीएस्ट लैंग्वेज में हम बनाते हैं आपके लिए। तो देखो आपके सामने एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, और ये बड़ा सा जो सर्कल है सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर को चलो हमने रेड कलर से बना दिया ताकि आप समझ सको। अभी यहाँ पर क्या है बच्चे कि ये मैटरनल क्रोमोसोम और एक पैटर्नल क्रोमोसोम। तो सपोज क्रोमोसोम नंबर 1 क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है। अभी ये किस फेज में पड़ा हुआ है, पहले किस फेज में है, तो पहले है G0 फेज में, रेस्टिंग फेज में। अब सपोज सेल को रिक्वायरमेंट है कि ये अपने डीएनए को सिंथेसाइज करे, तो G1 से किस फेज में आएगा बच्चे, G0 से किस फेज में आएगा, G1 फेज में, गैप 1 फेज में। अब गैप 1 फेज में आने के बाद फाइनली ये किस फेज में जाएगा, S फेज में। S फेज में क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है। ये बात समझ में आ रहा है बच्चे। अब होगा क्या कि डीएनए का जब सिंथेसिस होगा तो फाइनली आप देखोगे कि ये क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, अपनी कॉपी को जस्ट डबल कर लेंगे। तो एक तो क्रोमोसोम ये था ओरिजिनल वाला, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक सेंट्रोमियर को भी बना दिया, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि जो नया डीएनए बना आपके सामने, वो नया डीएनए कुछ इस तरह से, इन्होंने अपने सेल को क्या किया, डीएनए को क्या किया, सिंथेसाइज कर लिया। तो अगर आप इस चीज़ को देखो बच्चे,
तो यहाँ पर डीएनए का कंटेंट क्या था, 2n 2c, मीन्स 2 क्रोमोसोम है, इसलिए n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम और c रिप्रेजेंट करता है इस क्रोमोसोम पर कितना डीएनए कंटेंट प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो क्रोमोसोम का नंबर तो नहीं बढ़ा। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो 4 क्रोमोसोम है, बच्चे 4 क्रोमोसोम इसको नहीं बोलेंगे। हमेशा कभी भी इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिए हो तो आप काउंट कर लो कि वहाँ पर कितने सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। सेंट्रोमियर जितने प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो यहाँ पर कितने सेंट्रोमियर है, 2, तो क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 2n। लेकिन डीएनए का कंटेंट पहले c था, अब क्या हो गया, एक क्रोमोसोम में 2c हो गया, तो यहाँ 2 क्रोमोसोम है तो टोटल क्या हो जाएगा, 4c। बात समझ में आया। अब इसके बाद क्या होगा कि जो G2 फेज है इसमें एक क्रोमोसोम इधर गया, एक क्रोमोसोम इधर गया सेल के अंदर, और फाइनली आगे चल करके ये दोनों ही अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये अलग सेल में चला जाएगा, ये अलग सेल में, और यहाँ पर भी सेम यही चीज़ होगा। तो इसीलिए एक पैरेंटल सेल से 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं, और यही चीज़ हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ये पैरेंटल सेल है जिसका डीएनए कंटेंट क्या है, 2n 2c। डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ एस फेज में, आगे चला G2 फेज में सेल्स क्या हो गई, सेग्रीगेट हो गए मियोसिस फर्स्ट प्रोसेस में। ठीक है, मियोसिस सेकेंड में फिर सेग्रीगेट हुई और फाइनली क्या बना ली, जर्म सेल। तो इस सेल्स के अंदर अगर आप देखोगे तो सभी के अंदर क्या है, NC। कितने क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है, तो ये सभी क्या है, गैमीट्स हैं। बात क्लियर है यहाँ तक, सभी को क्लियर है ना बच्चे। कमेंट करके आप बताना कि ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो चलो यहाँ पर एक छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स और हैं, इन चीज़ों को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक को भी हम समराइज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने इन चीज़ों को देखा। अब देखो यहाँ पर कुछ बिहेवियर है क्रोमोसोम्स के रिस्पेक्ट में, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि अ कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हमेशा क्रोमोसोम्स पेयर के फॉर्म में होते हैं, हमने बोला ना बच्चे कि ह्यूमन के अगर केस को देखा जाए तो यहाँ पर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, जीन और क्रोमोसोम हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, पेयर के फॉर्म में होते हैं, इसीलिए तो एलील टर्म आया ना। एलील क्या होती है, अल्टरनेट कॉपी ऑफ जीन, आप फर्स्ट लेक्चर देखना बच्चे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। फाइनली अगर दूसरे पॉइंट को देखा जाए तो ये सेग्रीगेट हो रहे हैं, ये भी सेग्रीगेट होते हैं, ये भी सेग्रीगेट होते हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट को देखा जाए तो इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। इस डायग्राम में तो हमने यही समझा ना बच्चे कि बेसिकली ये इंडिपेंडेंट वे में क्या हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं। पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये यहाँ चला जाए, ये यहाँ आ जाए। ठीक है, आगे के डायग्राम्स में हम देखेंगे। देखो बेसिकली यहाँ पर बच्चे 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सेम वही डायग्राम है, इसको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को थोड़ा सा और दिखाया गया है कि किस तरीके से पॉसिबिलिटी। तो एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। आप इस सेंटेंस को थोड़ा पढ़ना, आपको चीज़ें समझ में आएगी कि पॉसिबिलिटीज़ कैसे चेंज हो रही हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी है 1 लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम्स एट द सेम पोल। ठीक है, एक ही पोल साइड ही हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। ठीक है बच्चे, तो बेसिकली हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को पढ़ लिया है बच्चे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को पढ़ लिया है, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन के बारे में पढ़ लिया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में पढ़ लिया है, टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस के बारे में पढ़ लिया है। और आगे के टॉपिक्स में हम बेसिकली इस चीज़ को रिलेट करेंगे, क्योंकि एलेलिक इंट्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि एलेलिक इंट्रैक्शन के 4 केसेस हैं। ठीक है, एक तो ओवर डोमिनेंस जो आपके सिलेबस में नहीं है बट एलेलिक इंट्रैक्शन का एक पार्ट है, तो हमने डिस्कस किया था। कंप्लीट डोमिनेंस, पार्शियल डोमिनेंस, को-डोमिनेंस को हमने अंडरस्टैंड किया। ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में स्टडी किया कि किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए क्यों होता है, बी क्यों होता है, AB क्यों होता है, O क्यों होता है। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा सा बैक की वीडियोस को देखना और वहाँ पर कमेंट करके भी मुझे बताना कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और आपने कुछ इस वीडियो से कुछ नया लर्न किया। ठीक है बच्चे, तो आगे के टॉपिक में हम बेसिकली लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को स्टडी करेंगे
और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सब्सक्रिप्शंस और लाइक कमेंट बढ़े, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ और भी आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट कंटेंट बना करके इस चैनल पर अपलोड करता रहूँ और सभी बच्चों की हेल्प हो सके। बच्चे देखो, मेरा एक ही इम्पॉर्टेंट टारगेट है कि जो बच्चे कोचिंग की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करें और अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग वे में बिल्डअप करें, ताकि उनको बोर्ड एग्ज़ाम्स में और नीट के एग्ज़ाम्स में, क्योंकि फाइनल तो टारगेट आपका क्या है, नीट है, नीट आपको देना है और क्रैक करना है। ठीक है बच्चे, चलो गुड लक, थैंक यू वेरी मच टू ऑल माई लवली ऑडियंस।